हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट नंबर 8 डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट नंबर 8 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में लास्ट टाइम टारगेट नंबर 7 में जो हमने सब टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस जो हमने डिस्कस किया था वो हमने ब्रेन और उसके मेन फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे अकॉर्डिंग टू पीटीबी एंड एफटीबी। पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से वो टॉपिक पढ़ना है, देन आपने उसको फेडरल से पढ़ना है। आज जो हम सब टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेन फंक्शंस। ये सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन आपने एफटीबी से पढ़ना है, यानी कि फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड से आपने पढ़ना है। अगर कोई बच्चा पंजाब प्रोविंस है तो वो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला टॉपिक पढ़ेगा। इसमें वो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर की डेफिनेशंस अच्छे तरीके से पढ़ेगा। देन इनर पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा होता है और आउटर पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है वो आपने अच्छे तरीके से देखना है। देन आपने ग्रे मैटर की शेप क्या होती है वो इस पैराग्राफ में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ग्रे मैटर की जो शेप होती है वो बटरफ्लाई शेप्ड होती है एंड जो एच शेप्ड वो भी जो शेप है वो भी ग्रे मैटर की शेप है। आपने इस पूरे पैराग्राफ को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से हर साल मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पास पेपर्स को हम देखें तो उसमें एक ना एक एमसीक्यू इस पैराग्राफ में लाजमी आया होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है वो ये वाला पैराग्राफ है। इसमें लिखा हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस, कि रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। तो ये आपने अच्छी तरीके से, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको रिफ्लेक्स एक्शन वाले टॉपिक के ऊपर भी ये लाइन लिख लेनी है और आपने यहाँ पर भी इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेना है। देन उसके बाद ये जो डायग्राम है और इसके साथ इंपॉर्टेंट फिगर्स और उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये पैराग्राफ, ये डायग्राम है। इसमें जैसे कि ये वेंट्रल रूट का लिखा हुआ है कि कंटेन्स एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ये यूएचएस में आप देख सकते हैं, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है कि ये यूएचएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखें, ये ऊपर ग्रे मैटर वाला भी क्वेश्चन यूएचएस में आया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको निगलेक्ट नहीं करना, किसी भी लिहाज से आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से क्वेश्चन बनकर आए हुए हैं पेपर में। देन उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पूरा टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें आपने गैंग्लिया के बारे में पढ़ना है, नर्व्स के बारे में पढ़ना है, उनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है, इनमें कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है। देन आपने सेरिब्रल नर्व्स कितनी होती है। देन आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सेरिब्रल नर्व्स को ही क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। सम टाइम पेपर में क्रेनियल नर्व्स पूछा होता है एंड सम टाइम्स पेपर में सेरिब्रल नर्व्स के बारे में पूछा होता है। इसको इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेरिब्रल नर्व आल्सो नाउन एज क्रेनियल नर्व्स। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस बनकर पेपर में आ सकते हैं। देन आपको ऊपर हमने सेरिब्रल नर्व्स की बात की कि उसमें कितनी नर्व्स होती हैं। देन उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जैसे कि 12 पेयर्स सेरिब्रल नर्व में यानी कि 24 होती हैं एंड उसके बाद 31 यानी कि 62 होती हैं। और अगर पेयर्स में बात करें तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। उसमें आगे नेक्स्ट हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से, ये आपके पास ये पैराग्राफ है, इसको आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। इन दोनों में ही जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलंटरी कंट्रोल है एंड जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास इनवॉलंटरी कंट्रोल है। तो ये आपने अच्छे तरीके से बने। इसमें आपने एग्जांपल्स देखनी है कि जैसे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं स्केलेटल मसल्स एंड ऑटोनॉमिक में ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स वगैरह होते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स विद देयर फंक्शंस एंड इनके कंट्रोल किस पर होता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से ये पढ़ना है। इसमें मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, आप देख सकते हैं दोनों में ही, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी मोटर न्यूरॉन्स एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। तो इस तरह से ही कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज बनाकर पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये पता नहीं कहां से आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये जो लाइंस है इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है
The motor neurons of autonomic nervous system are divided into sympathetic and parasympathetic system। तो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये पैराग्राफ इसको निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि जब मेरा टाइम था तो मैंने भी पहले इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था। देन जब लास्ट डेज चल रहे थे तो मैंने जब रिवीजन कर रहा था तब मुझे ये पैराग्राफ मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा, तो तब मुझे इसकी जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो मुझे पता चली, क्योंकि ये बहुत ही इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस यहाँ से ही एमसीक्यूज बनकर आ जाते होते हैं कि जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है कि मोटर न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड होती हैं आगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, और ये जो दोनों सिस्टम्स हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये दोनों ही फंक्शंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। तो ये यहाँ पे अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके बाद आपने सिंपैथेटिक और सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है कि इसमें गैंग्लिया जो होती हैं वो लाई करती हैं नियर द कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि यहाँ पे ये अच्छे तरीके से आपने इसको हाईलाइट करना है, इसको अच्छे तरीके से मार्क करना है। देन उसके बाद इसको फाइट और फ्लाइट कि हम कंडीशन कहते हैं। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइट और फ्लाइट जस्टिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सिंपैथेटिक सिस्टम को जस्टिफाई कर रही होती हैं। देन उसके बाद इनका ये एक्सेलरेट करता है हार्ट बीट को, डायलेट द प्यूपिल एंड इनहिबिट द डाइजेशन ऑफ फूड कर रहा होता है। तो ये अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है सिंपैथेटिक सिस्टम को। देन उसके बाद जो हमारे पास ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। इसमें आपने देखना है कि ये रेस्ट एंड र्यूमिनेशन ये स्टेट है, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि रेस्ट एंड र्यूमिनेशन जस्टिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ये जस्टिफाई करती है। ये जो हमारे पास एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है। देन उसके बाद इसका जो एक्शन होता है वो किन पर होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल्स करवाता है, प्रोमोट डाइजेशन को प्रोमोट करता है एंड रिटार्ड्स हार्ट बीट। तो ये था हमारे पास आपका टारगेट नंबर 8 बायोलॉजी का। आपने ये स्पाइनल कॉर्ड से लेकर सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से स्पाइनल कॉर्ड से लेकर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तक जितनी भी उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस है, जितने भी पैराग्राफ्स है, जितनी भी डायग्राम्स है, डायग्राम्स के नीचे दी गई फिगर्स की इंफॉर्मेशन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि पेपर में कोई भी आए एमसीक्यूज इन लाइंस में से या फिगर की इंफॉर्मेशन में, तो आपका कोई भी एमसीक्यूज गलत ना हो। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हमारी बुक्स चेंज हो गई हैं तो हम क्या करें। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि पहले आप जो ओल्ड बुक में जो टॉपिक्स थे वो आप अच्छे तरीके से पढ़ें एमडी कैट के लिए। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके साथ साथ एमडी कैट की प्रिपरेशन भी हो, या आप अपने हाथ में हाईलाइटर रखें जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाईलाइटर से हाईलाइट करते जाए हर चीज को, और वो आपकी एमडी कैट के लिए भी प्रिपेयर होते जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है टॉपिक, देन उसके बाद आपने अपनी फेडरल से पढ़ना है। ये थी हमारे पास बायोलॉजी का जो टारगेट नंबर 8 है। देन हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के टारगेट नंबर 8 की। केमिस्ट्री में लास्ट टाइम मैंने आपको टारगेट नंबर 7 में फिजिकल प्रॉपर्टीज तक मैंने आपको टारगेट दिया था। देन हम बात कर लेते हैं पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट नंबर 8 में जो आपने टॉपिक करना है, सब टॉपिक, वो आपने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स जो हमारे पास ये आपने टॉपिक आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से ही करना है, आपने इसके लिए फेडरल की बुक नहीं पढ़नी, जस्ट आपने प्रोविंशियल बुक से ही पढ़नी है केमिस्ट्री को। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स आपने करना है। अल्केन्स हमारे पास 2 रिएक्शंस देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में बस यही पूछा जाता है कि अल्केन्स नीचे दिए गए में से कौन सा रिएक्शन शो करता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। आपने ये पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसमें ये 2 रिएक्शंस को हाईलाइट करना है अच्छे तरीके से। देन उसके बाद रिएक्शंस जो आगे नेक्स्ट हमारे पास है, इसके इनर्टनेस के बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यह आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद रिएक्शन जो हमारे पास कंबशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक रिएक्शन है। देन उसके बाद नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हमारे अल्केन्स के जो रिएक्शंस हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इसके अच्छे तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और हैलोजेंस आपने हाईलाइट करना है, क्योंकि ये पेपर में
पूछा गया है, बार बार ये पूछा गया है। इसमें जो यूवी लाइट्स यूज हुई हैं वो उसके बारे में पेपर में ये देखें, यहाँ पे रिएक्शंस के ऊपर कैटालिस्ट के तौर पर, तो ये अच्छे तरीके से आपने पढ़ना। देन उसके बाद इनिशिएशन रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, देन प्रोपागेशन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, देन उसके बाद टर्मिनेशन रिएक्शन में, टर्मिनेशन एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट रिएक्शन है अल्केन के प्रिपरेशन में से, तो ये आपने अच्छे तरीके से यहाँ से हाईलाइट करना है, इसको अच्छे तरीके से आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, अच्छे तरीके से इसकी बुक लाइंस थ्योरी बेस्ड आपने स्टडी करनी है। देन उसके बाद आपका ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास एक देखने में तो ये बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आपने ले लिया देन ये बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये देखें एमडी कैट में क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ये पेपर में पहले आया हुआ है कि which of the following major product is obtained when excess of chlorine is treated with methane in the presence of diffused sunlight। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर ये था कि टेट्राक्लोरोमीथेन इसका आंसर था और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये इसका आंसर था। देन आपने यूजेस ऑफ मीथेन तक आपने अच्छे तरीके से रिएक्शन ऑफ अल्केन्स आपने यहाँ से रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन से लेकर देन आपने अपने यूजेस ऑफ मीथेन तक आपने अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट करना है, अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट लेना है। आपने इसको एक एक लाइन आपने इसकी रिएक्शन ऑफ अल्केन की करनी है, आपने एक भी लाइन स्किप नहीं करनी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। देन मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करता चाहूँ कि ये जो हमारे पास और जैसे कि ये हेडिंग दी गई है ऑक्सीडेशन के नीचे ये जो लाइन है ये आपने इस बार अगर 2023 का अगर आप पेपर देखें एमडी कैट का तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे कि हेडिंग के नीचे जो एग्जैक्ट लाइन दी हुई थी वहीं से ही क्वेश्चन बनकर आए हुए थे, तो आपने एक एक लाइन अच्छी तरीके से करनी है। ये थे हमारे पास एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट नंबर 8 केमिस्ट्री का। देन बात कर लेते हैं फिजिक्स के टारगेट नंबर 8 की। फिजिक्स में लास्ट टाइम टारगेट नंबर 7 में जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहां तक मैंने आपको इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तक मैंने आपको ये टॉपिक आपको टारगेट में दिया था। आज जो आपने टारगेट नंबर 8 में जो आपने टॉपिक करना है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस वो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ये पेपर हमारे सिलेबस में ये लिखा तो नहीं हुआ लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि फिजिक्स में वो रिलेट कर रहे होते हैं टॉपिक, तो वो इस वजह से वो जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन टॉपिक्स इन टॉपिक्स में से दे देता है। तो आपने इसको सेफ साइड पर रहते हुए आपने ये टॉपिक्स को कर लेना है क्योंकि आप बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो आप कर भी रहे हैं ना, तो आपकी दोनों तरफ से तैयारी हो जाएगी। और जो रिपीटर्स हैं उन्होंने पहले ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, एक्स्ट्रा ये साथ में वो करते जाएं ताकि अगर पेपर में एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन आ भी जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है, इसका यूनिट देखना है, इसकी डायमेंशन देखनी है और यहाँ पे ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जाउल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जाउल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। आपने इसमें इसका जो यूनिट है, इसकी डायमेंशन है, इसका जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है आपने इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लास्ट पे लिखी हुई है, इट इज डिफाइंड एज, यहाँ से ये डेफिनेशन, क्योंकि अगर आप देखें सारा साल मैं ये इम्पोर्टेंट हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूँ कि बच्चे सारा साल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ही हल करते रहते हैं और ये थ्योरी को वो इग्नोर करते रहते हैं और जब लास्ट में जब पेपर आता है तो वो 35 से 36 सवाल जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड ही आ जाते होते हैं, तो वो वहां पे अपनी पेपर की बेस खराब करके बैठ जाते होते हैं क्योंकि उन्होंने सारा न्यूमेरिकल्स को ही फोकस किया होता है और वो उन्होंने थ्योरी को हाईलाइट ही नहीं किया होता, इग्नोर करते रहते हैं और वो न्यूमेरिकल्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में जब पेपर में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे उनको क्वेश्चंस नहीं आते होते। तो इस वजह से आपने शुरू दिन से ही आपने हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट वैल्यूज को, इंपॉर्टेंट जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनके डायमेंशंस हैं, उनके यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो इंशाल्लाह आपका फिजिक्स का पोर्शन भी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। देन इसके बाद आपने
ये वाली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम पेपर को पास पेपर्स को अच्छे तरीके से एनालिसिस करें तो एनालिसिस जब मैंने किया था तो उसमें देखा गया था कि उसमें ये ऐसे जो बुक के एग्जाम्पल्स जो गिवन थी उनमें से भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया हुआ था, क्योंकि बच्चे इग्नोर करते हैं कि यहाँ से एग्जामिनर क्या देगा। लेकिन आप ये सोचें कि पेपर तो बुक में से ही आता है ना, तो इस वजह से एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे सकता है। आपने अच्छे तरीके से इसको कवर करना है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आ कंप्रेशन, इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे गए हैं ये वाले, इनको अच्छे तरीके से आपने देखना है। यहां तक आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। ये था हमारे पास फिजिक्स का टारगेट नंबर 8। आज मैंने आपको एमडी का 2024 का टारगेट नंबर 8 दिया है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।